प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 की पिक्चर साफ कर दी है। प्रधानमंत्री ने 50% वोट पाने का कॉन्फिडेंस दिखाया और देश की जनता को बता दिया कि उनका थर्ड टर्म भी कंफर्म है। मोदी ने इस कॉन्फिडेंस को लेकर तमाम बातें जो की जा रही हैं, जो कॉन्फिडेंस उन्होंने दिखाया, उसकी वजह क्या है? आखिर मोदी सीना ठोककर ये दावा कैसे कर रहे हैं कि 2014 से ज्यादा वोट 2019 में मिले और 2019 से ज्यादा वोट 2024 में मिलेंगे? वहीं विपक्ष ने भी बेंगलुरु में अपना मोर्चा पूरे देश को दिखाया और मोदी से लड़ने के लिए गठबंधन का नाम इंडिया रखा। लेकिन मोदी ने विपक्ष के मंसूबों की पोल पट्टी खोलकर रख दी और देश को विपक्ष का ट्रैक रिकॉर्ड भी बता दिया। ये सब कुछ आप हमारी इस रिपोर्ट में समझिए। Indian National Developmental Inclusive Alliance मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है। हम देश के लोगों को जोड़ते हैं, वो देश के लोगों को तोड़ते हैं। 2024 में मोदी से लड़ने के लिए विपक्ष का नाम तो तय हो गया, इंडिया, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इंडिया को बचाना है, देश को बचाना है। इनकी नुरा कुश्ती हो या मजबूरी की दोस्ती, इसकी हकीकत 140 करोड़ देशवासियों के सामने आ चुकी है। लेकिन क्या 24 के चुनाव का एजेंडा तय हुआ है? क्या 24 के सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बात हुई है? क्या 24 के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बात बनी? क्या विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के नाम पर बात हुई? क्या विपक्षी एकता का कोई सॉलिड फॉर्मूला तैयार हुआ है? वैसे तो विपक्षी एकता की ताकत स्वार्थ और एजेंडे की गोंद से जुड़ी है, जो कभी भी छूट सकती है। विपक्ष की बैठक के बाद की तस्वीर से तो ऐसा ही लगता है। मीटिंग के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का नंबर आया तो बहुत से बड़े सहयोगी दल मंच पर मौजूद ही नहीं थे। पीछे अंग्रेजी में लिखा हुआ था कि विपक्षी पार्टियों की मुलाकात, हम एक साथ खड़े हैं। लेकिन यहां तो विपक्षी एकता दिखी ही नहीं। यूपी से अखिलेश यादव, बिहार से नीतीश, तेजस्वी और लालू यादव गायब थे। यानी 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश और 40 सीटों वाले बिहार का कोई प्रतिनिधित्व इस मंच पर नहीं हुआ। बीच में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे चीफ गेस्ट की भूमिका में थे। एक तरफ ममता बैठी थी, दूसरी तरफ शरद पवार थे, अरविंद केजरीवाल थे, भगवंत मान भी थे और सीपीआई सीपीएम के नेता भी थे और कुछ छोटी पार्टियां भी थीं। लेकिन क्या इनके दम पर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को हराना चाहते हैं? क्या पश्चिम बंगाल में ममता, लेफ्ट और कांग्रेस एक होंगे? क्या केरल में कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर चुनाव लड़ेगी? क्योंकि फिलहाल तो ऐसा दिखता नहीं है। जब इस गठबंधन से लेफ्ट को न पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सीट देंगी और न केरल में कांग्रेस सीट देगी, तो फिर लेफ्ट के नेता इस गठबंधन में क्यों गए? भाजपा तो देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है, देश बेचने का सौदागिरी कर रहा है, लोकतंत्र को खरीदने का सौदागिरी कर रहा है। इसी के लिए आज कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी को भी काम नहीं करने देता है। कोई आदमी कोई अपोजिशन को सपोर्ट करते हैं, अपोजिशन स्टेट को, तो नेक्स्ट डे ईडी और सीबीआई और कोई चला जाता है और खाली धमक देता है, हम 355 करेगा, हम 356 करेगा। हम लोगों ने आज 420 कर दिया, 420 धारा अप्लाई कर दिया पॉलिटिकली, जिसमें इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा, भारत जीतेगा, भाजपा हारेगा, इंडिया जीतेगा,
और हमारा देश जीतेगा। लेकिन फिर भी मान लें कि आगे आने वाले समय में यह सब कुछ तय हो जाता है, यानी सीट शेयरिंग, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और प्रधानमंत्री के पद पर बात बन जाती है, तो क्या होगा? एक तरफ राहुल गांधी का गठबंधन होगा, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का अलायंस होगा, यानी 2024 में एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई होगी। और यह भी हो जाता है कि देश की सारी सीटों पर उम्मीदवार भी तय हो जाएं, यानी एनडीए के उम्मीदवार और विपक्षी गठबंधन इंडिया के उम्मीदवार आमने सामने हो जाएं। तो फिर कौन जीतेगा? यही डीकोड करते हैं। क्या राहुल गांधी के उम्मीदवार मोदी के उम्मीदवारों को हराने की ताकत रखते हैं? क्या राहुल गांधी की टीम इंडिया के कैंडिडेट्स मोदी की टीम एनडीए के कैंडिडेट्स को हरा पाएंगे? अगर इस फॉर्मूले पर चुनाव हुए तो कांग्रेस और बीजेपी को 543 में से कितनी कितनी सीटें मिलेंगी? और सबसे बड़ा सवाल कि 1-to-1 मार्किंग के चुनाव में मोदी जीतेंगे या राहुल गांधी? चलिए आपको यह बताते हैं। और हम ये कोई भविष्यवाणी या प्रिडिक्शन नहीं कर रहे, हम आपको टोटल वोट का गणित बता रहे हैं। ये अरिथमेटिक पूरी तरह से आंकड़ों पर आधारित है, इसमें किसी संभावना या आशंका का जिक्र नहीं है। देश में लोकसभा की 224 सीटें तो ऐसी हैं जहां 2019 में बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिले थे। बहुमत के 272 के आंकड़े से सिर्फ 48 सीटें ही कम रह गई थी, यानी इन सीटों पर तो बीजेपी का कोई मुकाबला ही नहीं है। 2014 में 136 सीटों पर बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिला था, जो 2019 में बढ़कर 224 हो गई। आप देखिए 2014 में एनडीए को देश ने लगभग 38% वोट दिए थे 2014 में, लेकिन 2019 में हमारे देश सेवा भाव को देखते हुए देश ने हमें 45% वोट दिए। और आपको जानकर के खुशी होगी, इनमें 225 से अधिक सीटें ऐसी थी जो हम जीत करके आए, 225 से अधिक सीटें जहां 50% से अधिक वोट शेयर एनडीए को मिला है। एनडीए का हर सहयोगी जो मेहनत कर रहा है, उससे तय है कि 24 में एनडीए का वोट शेयर 50% से भी ऊपर जाएगा। आपकी मेहनत रंग लाने वाली है, मैं विश्वास से कहता हूं, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। देश की जनता को आपके सबके नेतृत्व पर भरोसा है। 2019 में बीजेपी को 303 सीटें मिली थी। इस बार बीजेपी का टारगेट 350 सीटों का है। तो क्या इस बार भी 224 सीटों पर विपक्षियों को सरेंडर करना होगा? राज्यवार नजर डालिए कि बीजेपी ने 2019 में ये 224 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट किन किन राज्यों में हासिल किए थे। जम्मू कश्मीर में 2, चंडीगढ़ की 1 सीट, पंजाब की 1, हरियाणा की 9, हिमाचल प्रदेश की 4, उत्तराखंड की 5, दिल्ली की 7, यूपी की 40, बिहार की 14, अरुणाचल प्रदेश की 2, असम की 7, त्रिपुरा की 1, झारखंड की 8, बंगाल की 5, कर्नाटक की 22, गोवा की 1, महाराष्ट्र की 15, मध्य प्रदेश की 25, छत्तीसगढ़ की 6, गुजरात की सारी 26 और राजस्थान की 23 सीटों पर बीजेपी ने 50% से ज्यादा वोट हासिल किए थे। साथियों, जब गठबंधन सत्ता की मजबूरी का हो, जब गठबंधन भ्रष्टाचार की नीयत से हो, जब गठबंधन परिवारवाद की नीति पर आधारित हो, जब गठबंधन जातिवाद और क्षेत्रवाद को ध्यान में रखकर किया गया हो, तो वो गठबंधन देश का बहुत नुकसान करता है। 2014 से पहले की गठबंधन सरकार का उदाहरण हमारे सामने है। तमाम उठापटक के बीच वो गठबंधन सरकार किसी तरह अपने 10 साल खींच पाई, लेकिन देश को क्या मिला? यानी कम से कम 224 सीटें तो ऐसी हैं जहां बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है, लेकिन इनसे बात नहीं बनेगी, क्योंकि बीजेपी के लिए 130 सीटें सबसे ज्यादा मुश्किल भरी होने वाली हैं।
और इन्हीं 130 सीटों पर राहुल गांधी की टीम इंडिया स्कोर कर सकती है। एक एक करके नोट कीजिए। तमिलनाडु की 39 और पुडुचेरी की 1 यानी कुल 40 सीटें। इन पर बीजेपी या उसके सहयोगियों का पूरी तरह से सरेंडर है। 2019 से कांग्रेस डीएमके का अलायंस यहां लगातार क्लीन स्वीप कर रहा है। पहले लोकसभा चुनाव जीता और फिर विधानसभा भी जीता। जयललिता के जाने के बाद डीएमके के अलायंस को हरा पाना मुश्किल है। ऐसा ही दूसरा राज्य भी साउथ का है, केरल, जहां 2 गठबंधन काम करते हैं, कांग्रेस का यूडीएफ और लेफ्ट का एलडीएफ। 2019 में 20 सीटों में से यूडीएफ ने 19 और एलडीएफ ने 1 सीट जीती थी। एनडीए भी केरल में चुनाव लड़ी थी, लेकिन कहीं फाइट में भी नहीं आ पाई। इस बार भी यूडीएफ और एलडीएफ अलग अलग ही लड़ेंगे, लेकिन इसमें बीजेपी के पास पाने के लिए कुछ नहीं है। यानी केरल की 20 सीटों पर बीजेपी को पूरी तरह से सरेंडर करना पड़ेगा। तीसरा है आंध्र प्रदेश, जहां लोकसभा की 25 सीटें हैं। पिछली बार जगन मोहन की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, चंद्रबाबू की टीडीपी, बीजेपी और कांग्रेस चारों पार्टियां सभी 25 सीटों पर लड़ी थीं। लेकिन यहां जीत मिली जगन मोहन को, जिन्हें 25 में से 22 सीटें मिली। बाकी 3 चंद्रबाबू नायडू ले गए। न बीजेपी को कुछ मिला, न कांग्रेस को। कांग्रेस का यहां किसी से अभी तक गठबंधन नहीं हो पाया है। बीजेपी ने इस बार यहां तेलुगु फिल्मों के स्टार पवन कल्याण की जेएसपी यानी जन सेना पार्टी से हाथ मिलाया है, लेकिन लगता नहीं है कि बीजेपी यहां गेम चेंजर बन पाएगी। यही हाल तेलंगाना में भी है। यहां भी त्रिकोणीय मुकाबला है, यानी बीआरएस, जो पहले टीआरएस थी, वर्सेस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। केसीआर मोदी के खिलाफ हैं, लेकिन कांग्रेस के कैंप में भी नहीं गए। पिछली बार 2019 में उन्होंने 17 में से 9 सीटें जीती थी। बीजेपी को 4 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, और 1 सीट भाईजान यानी असदुद्दीन ओवैसी ने जीती थी। यानी बीजेपी फाइटिंग में तो है, लेकिन क्लीन स्वीप जैसी सिचुएशन यहां भी नहीं है। अब बचता है साउथ का एक और राज्य कर्नाटक, जहां लोकसभा की 28 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी को 28 में से 25, कांग्रेस को 1 और अन्य को 2 सीटें मिली थी। बीजेपी ने तब तो एक तरह से कर्नाटक क्लीन स्वीप किया था, लेकिन तब से अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी बुरी तरह से हारी है, यानी कर्नाटक में भी बीजेपी की सीटें कम होनी तय हैं। कुल मिलाकर तमिलनाडु पुडुचेरी की 40 सीटें, केरल की 20, आंध्र प्रदेश की 25, तेलंगाना की 17 और कर्नाटक की 28 सीटें मिला दी जाएं तो 130 सीटें होती हैं, और बीजेपी की यही 130 सीटें फंसी हुई हैं। तो राहुल गांधी का इंडिया यहीं पर स्ट्रांग लगता है। यानी मोदी का मिनिमम 224 होता है और राहुल का मैक्सिमम 130 होता है। एनडीए की एक और विशेषता रही है, जब हम विपक्ष में थे तब भी हमने हमेशा सकारात्मक राजनीति की। हमने कभी नकारात्मक राजनीति का रास्ता नहीं चुना। हमने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना हर दायित्व निभाया। हमने विपक्ष में रहकर सरकारों का विरोध किया, उनके घोटालों को सामने लाए, लेकिन कभी जनादेश का अपमान नहीं किया। हमने सरकारों का विरोध करने के लिए कभी भी विदेशी मदद नहीं मांगी। हम विपक्ष में रहे, लेकिन हमने देश के विकास में न रोड़े अटकाए और ना ही रुकावट बने। कांग्रेस की समस्या यह भी है कि जहां भी मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होता है, वहां बीजेपी ही जीतती है। 2019 में हमने यह देखा है। गुजरात में सभी 26 सीटें बीजेपी ने जीती। मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीट बीजेपी ने जीती, कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट ही मिली। कर्नाटक में 28 में से 25 बीजेपी, 1 कांग्रेस और 2 अन्य को मिली। राजस्थान में 25 में से 24 बीजेपी। छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटें बीजेपी ने जीती। हरियाणा में 10 की 10, उत्तराखंड में 5 सीटें और हिमाचल में 4 सीटें भी बीजेपी ने जीती। पॉलिटिक्स में प्रतिस्पर्धा हो सकती है, लेकिन शत्रुता नहीं होती। आखिरकार हम एक ही देश के लोग हैं,
एक ही समाज का हिस्सा है, लेकिन दुर्भाग्य से आज विपक्ष ने अपनी एक ही पहचान बना ली है, हमें गाली देना, हमें नीचा दिखाना। यानी जहां मोदी बनाम राहुल है, वहां मोदी की विजय सुनिश्चित है। इसीलिए कांग्रेस को एकजुट विपक्ष की जरूरत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।